हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंफॉर्मेशन क्लब। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी स्पेशल कोड्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 हमारे इंफॉर्मेशन क्लब से नहीं किया है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमें सपोर्टिव मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, आप बार बार नहीं बुलवाना चाहेंगे। हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी होते क्या हैं। एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, विच वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन 1 जून 2016। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था 1 जून 2016 को। क्यों किया गया था? टू रिजॉल्व द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंडिया में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए किया गया था। रिप्लेसिंग सेवरल ओल्डर इंस्टीट्यूशंस। दीज बॉडीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एंड रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। This chapter will delve into the roles, responsibilities and working of NCLT and NCLAT। इस चैप्टर में हम केवल रोल्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग पढ़ेंगे NCLT एंड NCLAT के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे NCLT के बारे में। NCLT आप लोगों को पता होगा एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है या फिर एक अथॉरिटी, जिसे हम अथॉरिटी कह सकते हैं, क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, इट रिजॉल्व्स कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स अराइजिंग अंडर दिस एक्ट। ये कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है जो हमारे इस एक्ट में अराइज करते हैं उन्हें। द कंसेप्ट ऑफ एनसीएलटी वॉज रिकमेंडेड बाय द इरादी कमेटी। हमारी एक इरादी कमेटी होती है, एनसीएलटी का कंसेप्ट वहाँ से रिकमेंड किया गया है। एनसीएलटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है ये एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है और ये जो इट इज़ अ हायर अथॉरिटी दैट रिव्यू डिसीजन आर मेड बाय एनसीएलटी। ये एक हायर अथॉरिटी है जो रिव्यू करती है डिसीजन जो कि एनसीएलटी से एनसीएलटी से डिसीजन लिए गए उनको रिव्यू करती है एनसीएलटी। इट्स मेन पर्पस इज टू करेक्ट एनी मिस्टेक मेड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी का मेन पर्पस होता है एनसीएलटी के द्वारा कोई भी मिस्टेक हुई हो उनको करेक्ट करना। किसका पर काम होता है? एनसीएलटी का होता है। The appellate reviews the decision of the tribunal and power to set aside, modify और confirm it। जो appellate review होते हैं वो decision of tribunal को set aside कर देते हैं, उनको modify और confirm करके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन NCLT एंड NCLAT। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। NCLT एंड NCLAT सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। NCLT holds primary jurisdiction on cases of insolvency, bankruptcy and corporate dispute। NCLT हमारा क्या है? प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है। NCLAT is appellate jurisdiction over cases judged by NCLT। एविडेंस है कि जो हमारा NCLT है वो एक्सेप्ट करता है एंड एनालाइज करता है एविडेंस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड डेटर्स फॉर टेकिंग डिसीजन। लेकिन NCLAT जो है एक्सेप्ट और एनालाइज किससे करता है? जो डिसीजन हमारे NCLT के द्वारा बनाए गए हैं उनसे। फैक्ट्स, NCLT कलेक्ट्स ऑल द फैक्ट। NCLT सभी फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और NCLAT उन फैक्ट्स को एनालाइज करता है। ये हमारा होता है NCLT एंड NCLAT। अब हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ NCLT एंड NCLAT। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ NCLT जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में सेक्शन 408 में एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस प्रकार से कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच अ डेट एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन अ ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज NCLT consisting of a president and such judicial technical member as the central government may deem necessary to be appointed by its notification to exercise and discharge such powers and functions as are or may be conferred on it or under this act or any other law for the time being in force। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एज अंडर। अगर आप लोग एक मेंबर या
प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो कोई क्वालिफिकेशन होगी जो कि हमारे सेक्शन 409 में बताई गई है। प्रेसिडेंट शैल बी अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर 5 ईयर। प्रेसिडेंट एक वो पर्सन होना चाहिए जो एक हाई कोर्ट का जज है कम से कम 5 साल से। जुडिशियल मेंबर कौन होने चाहिए? जुडिशियल मेंबर होने चाहिए कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए कम से कम 5 साल का, हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर और हैज़ बिन एडवोकेट ऑफ कोर्ट, किसी कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं टेक्निकल मेंबर्स के स्टेप। टेक्निकल मेंबर्स के लिए हैज और एटलीस्ट 15 ईयर्स बीन अ मेंबर, 15 साल के लिए मेंबर होना चाहिए ऑफ ICLS। ICLS होता है इंडियन कंपनी लॉ सर्विस एंड इंडियन लीगल सर्विस, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर एज जॉइंट सेक्रेटरी, जिसके अलावा वो 3 साल जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इज और हैज़ बीन इन प्रैक्टिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, कम से कम 15 साल के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फुल प्रैक्टिस कर रखी है उन्होंने। इज और हैज़ बीन अ कोस्ट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, कम से कम 15 साल के लिए वो कोस्ट अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रखी हो। आगे भी और स्टेप हैं। इज और हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग एज कंपनी सेक्रेटरी फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, कंपनी सेक्रेटरी CS के लिए 15 साल कम से कम प्रैक्टिस कर रखी हो। इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर। उनका एक्सपीरियंस 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए। इन लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी, लेबर मैटर्स और सच अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है। इज और हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर अ प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट का 5 साल के लिए कम से कम एक प्रेसिडेंट ऑफिसर होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT, जो कि हमारे सेक्शन 410 में एक्सप्लेन किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ NCLAT उन्हें एक बार देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल विल बी हेडेड बाय ए चेयरपर्सन एंड हैव अप टू 11 मेंबर। एक हेडेड बाय किससे हेडेड होते हैं? चेयरपर्सन से, और कम से कम 11 मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग जज एंड एक्सपर्ट। जज एंड एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करके 11 मेंबर्स होने चाहिए। दीज मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हियर अपील्स अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। वो डिसीजन कौन कौन से? देखो, ए डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन हमें दिख रहा है, द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट अमेंडेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। B. Any direction, decision or under referred in section 53N of the Companies Act 2000, the Competition Act 2002 in accordance with the provision of that act। अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 411, जिसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है, जो कि अभी हम पहले देख रहे थे वही आगे कंटिन्यू है, कोई अलग सेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस ये है कि वहाँ NCLT की देखी थी, अब हम NCLAT की देख रहे हैं। The chairman shall be who is or has been judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Court. A judicial member shall be a person who is or has been a judge of High Court or is a judicial member of tribunal for 5 years. A technical member shall be a person of proven ability, integrity and standing, having a special knowledge and experience of not less than 25 year, 25 ईयर से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए NCLAT के अंदर। अब हम देखते हैं कि मेंबर्स की सिलेक्शन कैसे होती है। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स देखेंगे। इन केसेस ऑफ बोथ NCLT एंड NCLAT, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब कंसल्ट किए जाते हैं? विद द किससे किए जाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेने के बाद अपॉइंट किए जाते हैं। The members of tribunal and the technical member of appellate tribunal shall be appointed on recommendation of a selection committee consisting of a Chief Justice of India or his nominee, a senior judge or a Supreme Court or a Chief Justice of the High Court. Secretary in the Ministry of Corporate Affairs, Secretary in the Ministry of Law and Justice, Secretary in the Department of Financial Service in the Ministry of Finance,
सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हमारा एक है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शैल बी कन्वेंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। उनको कन्वेंस किया जाता है एमसीए के द्वारा, ठीक है। एमसीए शैल बी कन्वेंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस। सबसे पहले हम एनसीएलटी की देखेंगे, फिर एनसीएलटी की देखेंगे टर्म्स ऑफ ऑफिस। चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल विल सर्व फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्टार्ट। जो प्रेसिडेंट और मेंबर होते हैं वो सर्व 5 साल से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग, जो उनका डे होता है स्टार्टिंग का, उससे। दे कैन बी रीअपॉइंटेड, वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं फॉर अनदर 5 ईयर्स। अ मेंबर विल कीप देयर पोजीशन अंटिल दे रीच। एक प्रेसिडेंट अपनी जो पोजीशन है वो कब तक रख सकता है, जब तक वो 67 ईयर्स का ना हो जाए। और अगर वहीं पे मेंबर की बात करें, मेंबर जब तक 65 ईयर का ना हो जाए एनसीएलटी के अंदर। लेकिन एक बात है जो आप लोगों की, जो एटलीस्ट 50 ईयर्स की आप लोगों की एज होनी चाहिए अगर आप इस पोजीशन पे एलिजिबल करना चाहते हो, आप इस पोजीशन में जाना चाहते हो। आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 50 साल होनी चाहिए। Members can keep their original job connection for up to 1 year while serving on the tribunal. अब हम देखते हैं NCLAT के बारे में। The chairperson of member of appellate tribunal will serve for 5 years from the date they start. They can be reappointed for another 5 years. I hope आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम वही देखते हैं जो हमने एज अभी प्रेसिडेंट और मेंबर्स की देखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे चेयरमैन और मेंबर्स की। तो चलिए देखते हैं। मेंबर विल कीप देयर पोजीशन अंटिल देयर एज। अगर चेयरमैन की बात हो रही हो तो वो 70 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, मेंबर की बात हो रही हो तो 67 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है, एटलीस्ट 50 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए फॉर दिस पोजीशंस। Members can keep their original job connection for up to 1 year while serving for the appellate tribunal. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। एनसीएलटी is specialized court only for corporation, that is company registered in India. This will be no matter than a tribunal for the corporate member. NCLT will reduce the multiplicity of litigation before different forms of court. NCLT has a multiple branches and is able to provide justice at a close range. NCLT consists of both judicial and technical members while decide on matter. The time taken to wind up a company will be reduced from 20 to 25 years to 2 years. Speedy disposal of cases will help reduce the number of cases. NCLT and NCLAT have exclusive jurisdiction. There will be a mixture of judicial and equitable jurisdiction while deciding the matters. The tribunal shall comprise technical experts who will provide more concrete and precise the decisions. ये हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा है स्पेशल कोर्ट्स एंड कंपनी लॉ बोर्ड। चलिए देखते हैं स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। हम इन दोनों कोर्ट्स के बारे में देखेंगे, स्पेशल कोर्ट और कंपनी लॉ बोर्ड, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्पेशल कोर्ट्स के बारे में देखते हैं। स्पेशल कोर्ट्स जो हमारे हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 में एस्टेब्लिश किए गए हैं टू ट्राई ऑफेंसेस रिलेटेड टू द कंपनीज under section 621. These courts were established to expedite the trial of the company related offences and provided a specialized forum for the adjudication of such cases. The special court consists of metropolitan magistrate for a judicial magistrate of the first class of section 621. These courts have jurisdiction to try offences punishable under the Companies Act 1956. ठीक है, आगे अब हम इसको अच्छे से क्लियर से समझेंगे। स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट होती है
कब हुई थी इनकी एस्टेब्लिशमेंट? इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। क्यों हुई थी? टू ऑफेंस रिलेटेड टू द कंपनीज, टू ऑफेंस, टू ट्राई ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंपनी। ठीक है। जुरिस्डिक्शन, स्पेशल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपोजिशन, स्पेशल कोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को स्पेशल कोर्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड भी आपका कंपनीज एक्ट 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज ई। क्यों किया गया था? टू एडजुडिकेट मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनीज। The company law board jurisdiction to adjudicate disputes between companies and their shareholders or directors as well as matters related to the winding up of companies. The CLB company law board consists of a chairman and other members appointed by the central government, जो कि हमारा एक्सप्लेन किया गया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 EA के अंडर में। The CLB had power to regulate its own procedures, summon witness and impose penalties. अब हम देखते हैं और डिटेल में कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। कंपनी लॉ बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। क्यों हुआ था? टू एडजुडिकेट मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनीज। जुरिस्डिक्शन, द कंपनी लॉ बोर्ड हैज जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट मैटर्स related to the companies including disputes between companies and their shareholders or directors. Composition, the company law board consisted of chairman and other members appointed by the central government. Power की ओर देख लेते हैं, फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। पावर होती है द CLB कंपनी लॉ बोर्ड हैड द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, सुमन विटनेस एंड इम्पोज पेनल्टीज। ये हमारी होती है कंपनी लॉ बोर्ड। हमने दोनों बोर्ड्स को देख लिया है, स्पेशल कोर्ट्स को भी और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड को भी और कंपनी लॉ बोर्ड को भी। और हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ होता है कंप्लीट। हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द हम चैप्टर नंबर 3 को भी कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अब आप लोगों को इसके जो नोट्स होंगे वो बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा एंड हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन में भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जल्द जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सपोर्ट करें और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कीप ग्रोइंग एंड कीप अप।